आपको शायद अब ये समझ आ गया होगा कि नागरिकता सिर्फ एक कागज नहीं है, ये एक डर है। एक ऐसा डर जो पहले असम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, फिर बिहार में घुसा और दिल्ली के रास्ते होते हुए गुरुग्राम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सरकार ने देशवासियों को वोटर से ज्यादा डाउटफुल सिटीजन मानना शुरू कर दिया है। ये डर अब आपके नाम की स्पेलिंग तक पहुंच गया है। रामलाल अगर रमलाल बन गया है तो खतरा है। फातिमा की मां का नाम नूरजहां की जगह नूरजहां लिख गया है तो खतरा है। और अगर आप बंगाली बोलते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर आप बंगाली बोलते हैं तो खतरा एक्सप्रेस सीधे आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेगी और पता नहीं फिर क्या होगा। 26 जुलाई को एक रिपोर्ट जारी हुई, 182 पन्नों की रिपोर्ट अनमेकिंग सिटीजन, न्याय और नागरिकता के उस फर्जी तमाशे का पर्दाफाश करती है जिसमें न अदालतें कुछ तय मानकों पर चलती हैं, न फॉरेनर ट्रिब्यूनल को कोई गाइडलाइंस मालूम है। फैसले ऐसे हो रहे हैं जैसे टॉस किया जा रहा हो। अगर हेड आया तो आप सिटीजन हैं और अगर टेल आया तो आप विदेशी हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि असम से लेकर दिल्ली तक नागरिकता के नाम पर एक पॉलिटिकल सर्कस खड़ा कर दिया गया है और इस सर्कस में शेर नहीं इंसान नाच रहा है। मोहसिन आलम भट्ट, आरुषि गुप्ता और शार्दुल गोपुचकर की टीम ने इसे तैयार किया है। सैकड़ों वकील और कानून के शिक्षक इसमें शामिल रहे हैं। अदालतों के 1500 से ज्यादा फैसले की जांच की गई है और नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि फैसले एक जैसे केस में भी अलग अलग हैं। एक को छोड़ दिया गया, दूसरे को डिटेन किया गया, यानी न्याय का डाइस रोल शुरू हो चुका है। अब जरा गुरुग्राम की तरफ आइए। सेक्टर 49 में एक बंगाली बस्ती है। वो बस्ती क्या है? अब तो बस्ती बची नहीं है, क्योंकि वहां रहने वाले जो सालों से किराए पर रह रहे थे, कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था। उनसे अचानक कहा गया कि तुम कौन हो, साबित करो। कौन समझाए साहब कि देश में बहुत से लोग खुद से ज्यादा अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड से प्यार करते हैं, वो भी जब स्पेलिंग ठीक हो। लेकिन यहां तो वो भी काफी नहीं है। पुलिस वाले वर्दी में नहीं आते हैं, गाड़ी पर नंबर नहीं होता है, उठाकर ले जाते हैं, फिर पूछा जाता है तेरा बाप कौन है और तू कहां रहता है। अरे साहब, ये कौन सी स्क्रिप्ट है? नेटफ्लिक्स भी इतनी डार्क स्क्रिप्ट नहीं दिखा। एक मजदूर बता रहा था कि सुबह 9 बजे उसे पकड़ा गया था और रात को 8 बजे छोड़ा गया। उसे पानी तक नहीं दिया गया। पानी पूछने पर कहा गया तेरा नाम बता पहले, फिर पानी मिलेगा। लोकतंत्र अब नल से नहीं नोटिस से पानी देता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे भाई, इसमें क्या गलत है? सिर्फ अवैध लोग पकड़े जा रहे हैं। तो उनसे एक छोटा सा सवाल है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स 100% परफेक्ट हैं? पापा का नाम हर सरकारी फॉर्म में मौजूद है? स्कूल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में जन्म तिथि मैच करती है या नहीं? तो मुबारक हो, आप भी डाउटफुल सिटीजन हैं। अगला नंबर आपका भी हो सकता है। ये बात सिर्फ मुसलमान की नहीं है। असम एनआरसी में 7 लाख हिंदू भी लिस्ट से बाहर कर दिए गए थे। जरा सोचिए, अगर ये प्रक्रिया जात पात धर्म और भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सिस्टम की लाचारी के आधार पर लोगों को निगल रही है, तो कल तो आपका नाम भी आना तय है। अब एक मजेदार बात यह है कि एक आम आदमी से पूछा गया कि तू बंगाली है? वो बोला हाँ साहब, मैं बंगाली हूं, मगर किराए पर रहता हूं। कोई अपराध थोड़ी किया है। पुलिस बोली किराया देना अब गुनाह हो गया है। जब तक तू गुनहगार रहेगा, जब तक तू ये साबित नहीं कर देता कि तू इंडियन सिटीजन है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई फिल्म की कहानी है। नहीं जनाब, ये आपके देश की सच्चाई है। और अगर इस पर अभी नहीं बोला तो कल आपके बच्चों से भी ये पूछा जाएगा तेरे दादा कौन था, तेरे बाप का नाम क्या है, और कागज दिखाना पड़ेगा। ये सिर्फ एक बस्ती की कहानी नहीं है, ये उस देश की कहानी है जो हर जनगणना में अपने लोगों को गिनता है, लेकिन हर चुनाव में उन्हें भुला देता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि यह आपकी कहानी नहीं है तो मुबारक हो, आप उस नींद में हैं जो संविधान के ख्वाबों को भी खा रही है। आखिरी में एक सलाह है, नागरिकता अब आपके दिल में नहीं आपकी फाइल में रहती है, और वो फाइल तब तक सुरक्षित है जब तक कोई सिस्टम उसे खोल नहीं देता। अगली बार अगर कोई दस्तावेज मांगे तो उससे पहले पूछ लेना कि तुम हो कौन जो मुझे साबित करने को कह रहे हो कि मैं कौन हूं। किसी की नागरिकता
नागरिकता साबित करने के लिए अब स्कूल का सर्टिफिकेट, वोटर लिस्ट, गांव की पंचायत से प्रमाण पत्र, नानी दादी की शपथ और शायद आपकी आत्मा का डीएनए भी मांगा जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी स्पेलिंग गलत निकली तो आप बांग्लादेशी हैं। और अगर आपने ये सोचा कि ये मजाक है तो आप शायद रहीम अली को नहीं जानते हैं। 58 साल के रहीम अली को 18 साल लगे ये साबित करने में कि वो भारतीय हैं। इतने साल में तो इंसान जिंदगी से रिटायर हो जाता है, लेकिन रहीम अली सिस्टम के कटघरे से रिटायर हो गए हमेशा के लिए। जीते जी उन्हें राशन नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, पहचान नहीं मिली और मरे तो भारत की नागरिकता मिल गई। अदालत ने कहा ये विदेशी नहीं थे, पर अदालत ये बात तब कह रही थी जब रहीम अली खुद उसे सुनने के लिए जिंदा ही नहीं थे। अब जरा सोचिए कि कौन सा इंसान विदेशी होता है जो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास सहेज कर रखता है, वो भी वो दस्तावेज जो सरकारी दफ्तरों में मिलते हैं, जहां पंखा चलता है कर्मचारी नहीं चलते। हजारा खातून का केस ही ले लीजिए, उन्होंने 1951 की एनआरसी की कॉपी दी, 1966 की वोटर लिस्ट दिखाई, पंचायत का सर्टिफिकेट लाकर रखा, गांव के बुजुर्गों से हलफनामा तक लिखवाया, लेकिन सिर्फ इसलिए उनका केस रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनके अब्बा का नाम एक लिस्ट में अब्दुल सुभान था और दूसरी में अमोल सुभान। अब कोई समझाए जरा सरकार को कि अब्दुल और अमोल में फर्क टाइपिंग का है, इरादे का नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां तो लग रहा है कि आ और ओ और ऊ का झगड़ा इंसान की नागरिकता तय कर देता है। अब आइए असम में, यहां एक स्पेशल बॉर्डर पुलिस बनाई गई है, APBO यानी असम पुलिस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक अफसर होता है जिसे अगर शक होता है कि आप विदेशी हैं, वो रिपोर्ट बनाता है, SP को भेजता है, SP ट्रिब्यूनल को भेजते हैं और ट्रिब्यूनल वो शायद फॉर्म देखकर मूड के हिसाब से तय करता है आज तुम भारतीय नहीं लग रहे हो। और अब जो लोग धर्म के नाम पर ताली बजा रहे हैं उन्हें मैं थोड़ा पहले ही सचेत कर दूं, जब यही ताली आपकी छाती पर बजेगी तो नींद नहीं आएगी, आपकी नींद उड़ जाएगी। और मजेदार बात यह है कि इस रिपोर्ट यानी अनमेकिंग सिटीजन ने बताया है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल के फैसले एक दूसरे से मेल ही नहीं खाते हैं। एक केस में कहा गया 1951 की लिस्ट दिखाइए, आप बहुत अच्छे भारतीय हैं। दूसरे केस में कहा गया 1951 की लिस्ट दिखाइए और फिर कहा गया कि सबूत अधूरा है, आप विदेशी हो। भाई ये ट्रिब्यूनल है या कौन बनेगा नागरिक का कोई शो चल रहा है। अब सुनिए महाराष्ट्र की कहानी। महबूब शेख, नजीमुद्दीन मंडल, निरालुल शेख, मुस्तफ़ा कमाल, ये चारों भारत के नागरिक निकले, लेकिन शक की बुनियाद पर पकड़कर BSF ने बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया। किसी ने नहीं पूछा कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं। इनकी नागरिकता की जांच तब शुरू हुई जब ये बांग्लादेश पहुंच चुके थे और इस पूरे ड्रामे की वजह शक पर निर्धारित थी। अब जरा सोचिए कि कल को आपकी मूंछें शक के दायरे में आ जाएं, आपकी हिंदी का एक्सेंट थोड़ा पंजाबी लगे या बंगाली लगे, या फिर आप ठेले पे बैठकर किसी को भैया की जगह भैया बोल दें, तो आप अगले दिन ट्रक में लदकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर रहे होंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि इससे सिर्फ मुस्लिम प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें शायद असम का NRC याद करना पड़ेगा, जहां 7 लाख हिंदू भी लिस्ट से बाहर हो गए थे। शायद धर्म के चश्मे से ये लोग सब कुछ साफ देखते थे, बस संविधान धुंधला दिखता था। अब गुरुग्राम में बंगाली बस्ती खाली हो रही है, लोग जा रहे हैं, और वो जो लोग जा रहे हैं वो किसी और वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से, अपमान की वजह से कि उनका अपमान किया गया। फिर भी ऐसी सजा जैसे बगावत कर दी हो। सवाल ये नहीं है कि कौन विदेशी है, सवाल ये है कि कौन तय कर रहा है कि कौन विदेशी है और कैसे। क्योंकि अगर इस सिस्टम में सच्चाई से ज्यादा शक का महत्व है तो कल को आपकी नागरिकता का भी सौदा हो सकता है। रहीम अली अब इस दुनिया में नहीं है। हजारा खातून ने अदालतों के चक्कर काट काट के जिंदगी की चप्पलें घिस दी, और बाकी लोगों का क्या हुआ? शायद अगली सुबह जब आप अपने आधार कार्ड को प्यार से देखेंगे तो डर के साथ देखेंगे। एक वक्त था जब घर के बाहर लिखा होता था बी अवेयर ऑफ डॉग, अब लगता है उस लाइन को बदलकर लिख देना चाहिए बी अवेयर ऑफ डाउट। शक से नागरिकता जा सकती है क्योंकि अब शक कानून से बड़ा हो गया है। अगर किसी को शक हो गया कि आप विदेशी हैं तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र सब कुछ शक के नीचे दब जाएगा, और ये शक अब आपके घर की घंटी बजा सकता है। आप सोच रहे होंगे नहीं नहीं हम तो सेफ हैं, हमारे पास सारे कागज हैं, लेकिन कागजों की दुनिया में जी रहे भारत में ये नहीं पूछा जाता कि आपके पास क्या है,
ये पूछा जाता है कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। रमेश अगर रमीश हो गया है तो आप भी शक के दायरे में हैं, और शर्मा अगर शर्म हो गया है तो भी आप ट्रिब्यूनल की नजरों में अपनी नागरिकता टर्मिनेट हो सकती है। असम में यही हो रहा है और अब दिल्ली, बिहार और गुरुग्राम में भी इसकी दस्तक सुनाई देने लगी है। अनमेकिंग सिटीजन्स नाम की रिपोर्ट बताती है कि किस तरह फॉरेन ट्रिब्यूनल नाम का यह अद्भुत संस्थान बिना स्थायी गाइडलाइंस के फैसले सुना देता है, कभी किसी को छोड़ता है तो कभी किसी को डुबो देता है। इसका कोई ठोस मानक नहीं है। यहां तक कि हाई कोर्ट भी जब इन फैसलों की समीक्षा करता है तो गलतियों को सुधारने की बजाय गलतियों को जायज ठहराने का काम करता है। और अब सोचिए कि हाई कोर्ट ने इस प्रक्रिया से सिविल कोर्ट को बाहर कर दिया है, यानी अगर आप गलत ठहराए गए तो आपके पास अपील की सीढ़ी भी नहीं बची है। कानून अब सीढ़ी नहीं, सीधे स्लाइड बन चुका है। एक बार अगर चढ़ गए तो फिसले बिना नीचे नहीं आएंगे। गुरुग्राम की बस्तियों में जो हो रहा है वो सिर्फ एक भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुसंख्यक देश की वो कहानी है जो अब अपने ही लोगों को शक की निगाहों से देखना शुरू कर चुकी है। क्योंकि असली मुद्दों पर बात करना अब ट्रेंड में नहीं है। ना नौकरी की बात होगी, ना महंगाई की बात होगी। बस मुद्दा होगा कि ये बंगाली है, ये मुस्लिम है, और अब सिस्टम भी नागरिकता का ऐसा फैक्ट ट्रैक बना चुका है जिसमें फास्ट कम और ट्रैप ज्यादा है। आपने नौकरी मांगी थी, आपको नोटिस मिल गया, तुम विदेशी हो। आपने सैलरी की उम्मीद की थी, आपको पूछा गया कि तुम्हारे दादा 1951 में कहां थे, और आप अगर बहस कर बैठे तो कहेंगे चले जाइए बांग्लादेश। अब यह ट्रिब्यूनल एक ऐसा अखाड़ा बन चुका है जहां नागरिकता मुक्केबाजी से तय होती है। आपके दस्तावेज पंच मारते हैं और शक आपके माथे पर हेलमेट पहनाए बिना वार करता है। अब आप ही सोचिए कि अगर यही प्रक्रिया किसी हिंदू बहुसंख्यक के साथ हो, उससे भी कहा जाए आप साबित कीजिए कि आप भारतीय हैं, क्या वो कर पाएगा? कितने लोग होंगे जो जन्म का प्रमाण पत्र, स्कूल का सर्टिफिकेट, पिताजी की वोटर लिस्ट और दादी की वंशावली देखकर चलते हैं। नागरिकता कोई एटीएम कार्ड नहीं है कि जेब में रखा और जरूरत पड़ी तो दिखा दिया। लेकिन अफसोस सिस्टम ने इसे अब वैसा ही बना दिया है, और मशीन में अगर बैलेंस न दिखे तो सॉरी यू आर नॉट इंडियन इनफ। अब इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि सरकार कहती है कि सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप पूछते हैं कि सिस्टम की प्रक्रिया क्या है तो जवाब आता है कि वो ट्रिब्यूनल बताएगा। यानी सिस्टम अब गूगल नहीं, गॉड बन चुका है। जिसकी मर्जी आए बचा ले, नहीं तो भेज देंगे बांग्लादेश। अब ममता बनर्जी जैसे नेता कुछ लोगों को बचा लें तो कहा जाता है कि राजनीति कर रहे हैं, और जो लोग साइलेंट रहकर अपने देशवासियों को सीमा पर धकेले जाते देखते हैं वो क्या कह रहे हैं? देशभक्ति। याद रखिए, जो सिस्टम आज चुपचाप अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहा है वो कल बहुसंख्यकों को भी नहीं छोड़ेगा। और अब अगर आपको ये सब बातें बहुत भारी लग रही हैं तो कोई बात नहीं। जब कभी भी नफरत का जहर थोड़ा कम हो जाए, कभी दिल और दिमाग थोड़ा सॉफ्ट हो, तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि नागरिकता खोना सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरा जीवन खोना है।